हाय। आज हम लोग चर्चा एक संगठन को लेकर के करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम ब्रिक्स है। हाल ही में ब्रिक्स को लेकर के खबर आई कि जो ट्रेड सम्मेलन होने हैं उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए बल्कि विदेश मंत्री हमारे जो हैं जयशंकर वो शामिल हुए। लेकिन ये माना जा रहा था कि उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, क्योंकि इसके अलावा मतलब भारत के अलावा जो दो बड़े स्टेक होल्डर हैं ब्रिक्स के, रशिया और चाइना, उन दोनों देश के राष्ट्रपति शामिल हुए। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हुए, इसे समझने के लिए और ब्रिक्स क्यों ब्रिक्स को लेकर के लगातार अमेरिका उस पर हमला करता रहता है, उस पर हमेशा बयान देता रहता है कि ये ब्रिक्स जो है आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा और जो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे से ही लड़ते हैं। तो हमारे साथ रेशम फातिमा है जो जेएनयू से इंटरनेशनल स्टडीज़ में मास्टर्स किया उन्होंने। उनसे समझेंगे कि रेशम, सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में बताएं कि ये ब्रिक्स को लेकर के क्यों अमेरिका हमेशा बयानबाजी करता रहता है और भारत क्यों इस ट्रेड सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। भारत शामिल हुआ, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हुआ, जबकि पुतिन और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ बहुत गर्मजोशी के साथ अभी चाइना से लौटे हैं प्रधानमंत्री। तो माना यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो इन सारी वजहों को अगर आप बता सकें। तो सबसे पहले मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, जो कि ये ब्रिक्स है क्या। तभी हम समझ पाएंगे कि क्यों नहीं शामिल हुए और उसके क्या रिपरकशंस थे, ये सारी चीजें। तो बेसिकली ब्रिक्स जो है अपने नाम से ही, आप उसके नाम से ही जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है। जैसे बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। 2009 में ये एक 2009 में 2009 में ये एक फोरम बना था और फिर 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करके ब्रिक को ब्रिक्स बना दिया। तो ये एक ओवरव्यू है इसके बारे में। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर करा जाता है क्योंकि 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसको 25% इन कंट्रीज का आपको मिला के आता है। उसके बाद पॉपुलेशन के भी हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है। आप जानते हैं चाइना और इंडिया तो वैसे भी आ गए, तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अभी इसमें काफी डेवलपमेंट्स हुए रिसेंटली भी, लाइक 2024 में अभी इसको सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, यूएई ने, इथियोपिया ने, इन सारी कंट्रीज ने ज्वाइन करा। तो कहीं ना कहीं वो जो एक हमारा वो होता है ना ऑयल खरीदने वाली, अभी देख रहे हैं आप जो कंट्रीज से ज्वाइन किया वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है कि ब्रिक्स में अब ये कंट्रीज भी शामिल हो गई हैं। अभी 2025 में अभी इसी साल बेलारूस ने ज्वाइन किया। तो इस कंट्री के कहीं ना कहीं लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना, कंट्रीज बेसिकली इसमें ऐड होती जा रही हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं इसको बहुत स्ट्रेंथनिंग हो रही है इसकी। तो ये है ब्रिक्स के बारे में ओवरव्यू दे दिया। ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती चलूं, ब्रिक्स का एक खुद का बैंक है जिसको हम एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में फॉर्म हुआ था। और ये पता है ये क्या काम करता है? ये वही काम करता है जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ करते हैं। बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देता है। तो आप खुद सोचिए कि एक मतलब फोरम है जिसका खुद का बैंक है, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो कहीं ना कहीं यूएस को ये काउंटर का डर हमेशा रहता है कि ये हमें काउंटर ना कर ले, ये हमें काउंटर ना कर ले। यूएस हमेशा एक हेजेमनी मेंटेन करते रहना चाहता है कि हेजेमनी रहनी चाहिए, हमारा ना एक पावर रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। और इसमें चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, इंडिया भी साथ आ जाता है, ब्राजील आ जाता है जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री में काफी स्ट्रॉन्ग है, साउथ अफ्रीका आ जाता है। चाइना और रशिया हमेशा से अमेरिका को, और खासकर ये अभी तो 2024 में जो एडिशन हुआ है मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, तो इसमें ट्रेड भी बढ़ सकता है। हम इसमें एफटीए ला सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं उनके साथ, तो हम ऑयल खरीद सकते हैं ये। और सबसे ज्यादा जो यूएसए डिस्टर्ब है वो इस बात से डिस्टर्ब है कि 2024 में जो समिट हुआ था उसमें डिस्कशन जो हुआ था वो उस बात पे हुआ था, डी डॉलराइजेशन पे। तो डी डॉलराइजेशन में आपको बताती चलूं क्या है कि पूरी जो दुनिया का ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, आपको पता है। सब लोग आपस में अमेरिका बयान भी देता है कि वो हमारे डॉलर को खत्म करने के लिए। जी यही इसी बात पे मैं आती हूँ, इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि चाइना इंडिया में जो ट्रेड कर रहा है वो चाइनीज येन में या इंडियन रुपी में नहीं ट्रेड कर रहा है, वो भी डॉलर में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल जो मॉनेटरी वो है, करेंसी है, वो डॉलर है। तो जो ब्रिक्स का भी मीटिंग हुई है 2024 वाली, लास्ट ईयर वाली, उसमें डिस्कस करा गया है कि हम ऐसा करें कि कोई ब्रिक्स की करेंसी लाए
है जिसमें हम आपस में ट्रेड करें, या फिर जो ब्रिक्स के मेंबर होंगे, या फिर हम ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज जब आपस में कर रहे हैं तो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करें, हम डॉलर ना यूज करें। तो ये एक बहुत बड़ा यूएस के लिए झटका है कि इस बात पे डिस्कशन भी कैसे जा सकता है, उनकी हेजेमनी को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ब्रिक्स की कंट्रीज से नाराज रहते हैं ट्रम्प, खासकर ट्रम्प क्या यूएसए नाराज रहता है, बट बिकॉज ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ, तो वो अभी नाराज हैं एंड इसीलिए वो ब्रिक्स वाली सारी कंट्रीज पे उसका जो अभी इंडिया पे जो टैरिफ हाई करा है, कहीं ना कहीं उसका रीजन ब्रिक्स भी हो सकता है, बिकॉज ब्रिक्स का पार्ट है। अमेरिका के जो ट्रेड एडवाइजर हैं, ट्रम्प के जो ट्रेड एडवाइजर हैं, वो भी ब्रिक्स को लेकर के लगातार हमलावर हैं और अभी हाल में उन्होंने बयान दिया कि ब्रिक्स के जितने भी सदस्य हैं सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक चीज तो समझ में आती है कि अमेरिका, जैसा कि आपने बातचीत में कही कि अमेरिका क्यों ब्रिक्स का प्रोटेस्ट कर रहा है या विरोध करता रहा है। एक जो आपसे मैं समझना चाहूंगा वो ये कि अमेरिका के अलावा मैं दूसरे देशों को उतना ज्यादा इस पर ब्रिक्स पर अटैक नहीं देखता हूँ। वेस्ट के और भी कंट्री हैं, यूरोप के और भी कंट्री हैं, अमेरिका क्यों इतना ज्यादा अटैक करता है ब्रिक्स पर? बिकॉज देखिए हमेशा मतलब पिछले एटलीस्ट 100 सालों से तो अमेरिका की हेजेमनी रही है। दूसरों को चाइना या रशिया ने काउंटर करना चाहा है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं वो यूनिपोलर ऑर्डर बनाने की कोशिश की है दुनिया में, जो कि बहुत सारे उसके क्रिटिक्स भी हैं जो अग्री नहीं करते हैं, कहते नहीं यूनिपोलर ऑर्डर नहीं है, मल्टीपोलर ऑर्डर चल रहा है, उतने इंटेंसिटी से नहीं, बट काउंटर करता है, चाइना करता है, रशिया करता है यूएसए को। बट जो आपने ये बात मतलब जैसे फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, ये सारे कंट्री उतना देखिए यूएसए अगर कुछ बोल रहा है ना, तो यूएसए का मतलब यूरोपियन वाला जो है वो यूजुअली यूएसए के साथ ही रहता है मोस्ट ऑफ द चीजों में, तो डायरेक्टली किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बट हाँ, यूएसए बहुत वोकल है, पहली बात तो ये हो जाती है, और यूएसए की हेजेमनी हिलती है, किसी और की उतनी उनको हेजेमनी से मतलब नहीं है। जो यूरोपियन, उनको पीसफुल रहना है, अपना रहना है, अच्छी लाइफस्टाइल, वो चीजों पे फोकस ज्यादा होता है, और उनका पावर है, उनके पास एक पावर स्ट्रक्चर है, बट वो यूएस के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। और जो आप ये बोल रहे थे कि जो उनके एडवाइजर ने कहा कि क्या ट्रम्प के जो ट्रेड एडवाइजर है वो लगातार हमलावर थे ब्रिक्स को लेकर के। और हमने एक चीज और जो देखी कि ब्रिक्स पे जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे ट्रेड को लेकर करके भारत पर, उसका कहीं ना कहीं भारत पर दबाव दिखाया है, क्योंकि उसके बाद ही ट्रम्प ने जैसे ही प्रधानमंत्री शायद ये ट्वीट करा था कि ब्रिक्स में ऑलरेडी जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स का मेंबर, वो आपस में ही अपने कॉन्फ्लिक्ट में है, तो ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेड मतलब सेरेमनी हुई, जो सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो जो ब्रिक्स को लेकर के जो बयान आ रहे थे ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर का, तो वो दबाव दिखा। उसके बाद ही ट्रम्प ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि मैं बहुत उत्सुक हूं हमारे सबसे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर के। और उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया फौरन कि मैं भी बहुत उत्सुक हूं ट्रम्प से मिलने के लिए। तो ब्रिक्स को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हुई या फिर प्रधानमंत्री का पार्टिसिपेट नहीं करना, जबकि दो बड़े जो देश हैं ब्रिक्स के मेंबर है, रशिया और चाइना, ये दोनों बड़ी ताकत है, ये पार्टिसिपेट कर रहे, भारत नहीं कर रहा है। हालांकि मुझे मतलब इन दो कंट्री के बाद भारत ही इतनी बड़ी ताकत है ब्रिक्स में, तो कहीं ना कहीं वो दबाव दिखा। मैं पहले तो ये बात को एड्रेस करना चाहूंगी जो उन्होंने कहा था, तो उस बात को एड्रेस की ब्रिक्स ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। तो पहली बात तो ये है कि 2009 पे फॉर्म हुआ था, 2009 के बाद इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, जो कि भी बड़ी कंट्री है। उसके बाद अभी 2024 को में इसको सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, इथियोपिया ने, ईरान ने, इजिप्ट ने ऐसी कंट्रीज ज्वाइन करने लगी है। ब्रिक अब सिर्फ ब्रिक नहीं रहा है, ब्रिक्स नहीं रहा है, अब उसमें ब्रिक्स प्लस हो गया है, और भी कंट्रीज उसका फुल टाइम मेंबर बन रही है। और वो कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। कहीं ना कहीं जब टेम्पररी दबाव यूएसए का पड़ता है तो कंट्रीज थोड़े से स्टेप लेती हैं कि मीटिंग नहीं अटेंड करी, बट मीटिंग नहीं अटेंड करने का मतलब ये नहीं कि मीटिंग
एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं अटेंड करी, फॉरेन मिनिस्टर ने तो करी ना, कंट्री ने तो रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आपको कभी कभी दिखाना पड़ता है कुछ चीजों को, बट उसका मतलब ये नहीं कि ब्रिक्स खत्म हो गया, ब्रिक्स तो बढ़ ही रहा है, ब्रिक्स प्लस हो गया। ब्रिक्स का विस्तार जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के पूरे इकोनॉमी के लिए, और अमेरिका की जो पूरी एक ताकत है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर जो सेना की जो ताकत है अमेरिका में, मतलब खास कर करके वो सुपर पावर वाला जो एक उनके साथ टैग है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा ब्रिक्स के बढ़ने से। बिकॉज ये ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या ग्रुपिंग होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेशर तो डालता है। तो वही चीज जो कि उनका वो था ना, जो उनके जवाब थे या ट्वीट्स थे, उसमें भी दिखा। और ये मकसद भी है ब्रिक्स का, जो पूरा बनाने, जो ब्रिक्स बना उसका उद्देश्य यही है, जो समझ में आ रहा है। तो ब्रिक्स को बेसिकली G7 को काउंटर करने के लिए था। G7 मतलब बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिक नेशंस थे, आपको यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, मतलब बेसिकली यूरोप के जो कंट्रीज हो गए, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सबको कॉन्स्टिट्यूट करके G7 था। तो इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाता था उसको। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स बना था जब, तो इस G7 को काउंटर करने के लिए बना था कि हमें कोई भाव नहीं देता था, हम भी एक इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है, तो हम लोगों ने एक अपना वो बनाया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही कोशिश किया कि ब्रिक्स को लेकर के क्यों अमेरिका हमेशा से हमलावर रहता है, और ब्रिक्स के विस्तार होने से क्यों अमेरिका पर खतरा है, और अमेरिका की ताकत पर क्यों खतरा है, इसको थोड़ा हम लोगों ने संक्षेप में समझने की कोशिश की। शुक्रिया।